शो के लिए मेरे कुछ इंस्पिरेशनल लाइंस हैं जिनको पढ़ के मुझे लगा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। जॉर्ज फोरमैन, ये एक रेसलर हैं और इन्होंने कहा है द क्वेश्चन इजंट एट व्हाट एज आई वांट टू रिटायर बट इट्स एट व्हाट इनकम। और मुझे लगा ये बहुत ही सुन के मुझे ये लगा कि हम लोग हमेशा कहते हैं हम 50 साल के होंगे तो रिटायर कर जाएंगे, 55 साल के होंगे तो रिटायर कर जाएंगे, कुछ लोग तब 45 साल में भी प्लान बना लेते कि हमें रिटायरमेंट करना है। अर्ली रिटायरमेंट जो है कई लोगों को इसका कीड़ा काट रहा है। लेकिन जब आप रिटायर करते हैं ना तो एज से ज़्यादा क्या बात मैटर करती है कि आपने अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी इनकम के लिए क्या तैयारी की है। अगर पुख्ता तैयारी नहीं है तो ये आपके लिए काफ़ी परेशानी भरा दौर हो सकता है जब आपकी इनकम बंद हो जाती है, आप कमाई करना छोड़ देते हैं लेकिन आपको फिर भी पेंशन जैसी अगर सुविधा नहीं है तो रेगुलर इनकम तो चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए देखिए मनी 9, यानी आज हेलो मनी 9 में मेरे साथ जुड़ गए हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब बात आती है ना रिटायरमेंट की, तो मुझे लगता है सबसे पहली चिंता होती है कि जब हमारी इनकम हम कमाना छोड़ देंगे तो हमें कैसे इनकम मिलेगी। स्पेशली जो लोग प्राइवेट ऑफिसेज या दफ्तरों में काम करते हैं उन्हें सरकार से पेंशन नहीं मिल रही। इनफैक्ट अब तो सरकारी नौकरियों में भी पेंशन की सुविधा जो है वो रोल बैक हो रही है। तो क्या किया जाए कि रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम मिले? शुक्रिया प्रियंका, शो में बुलाने के लिए। आपने जो शुरू में कहा कि रिटायरमेंट के बारे में लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचते हैं कि कौन सी एज पे रिटायरमेंट ली जाए, बट ये नहीं सोचते कि कितनी इनकम। और मैं तो ये भी कहता हूं प्रियंका कि लोग ये नहीं सोचते कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है, ये एक ऐसी प्लानिंग है जिसके वजह से मुझे कोई भी लोन नहीं मिल पाएगी। यानी मैं जब भी रिटायर हूं, 55 में हूं या 50 में हूं या 60 में हूं, मुझे कोई भी लोन आके नहीं देगा, इसको कोई फंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि चलो ये लीजिए और आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हम संभाल लेंगे। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी सभी लोगों से कि ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जो आपका क्वेश्चन था रेगुलर इनकम, बराबर है, तो रेगुलर इनकम वैसे देखने जाए तो ऐसे 4 से 5 ऐसे क्लास है जहां पे आप निवेश कर कर रेगुलर इनफ्लो या तो रेगुलर इनकम आप जोड़ सकते हैं आपके इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप रिटायर होना चाहते हो। आपने तो कहा 4 से 5 निवेश, मैं चाहूंगी विरल वो भी बता दीजिए ना, कोई किस तरह के निवेश आप सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ कॉलर्स को जोड़ते हैं। डेफिनेटली। तो एक पहला और कॉमन, ज्यादातर लोग LIC के इंश्योरेंस प्लान्स में डालते हैं, राइट। वहां पे एक पेंशन मिलता है। पेंशन प्लान्स जो होते हैं या कुछ ऐसे निवेश वाले प्रोडक्ट्स होते हैं LIC में, जहां पे वो कहते हैं एन्युटीज, आपको एन्युटीज मिलती है जो रेगुलर पेंशन की तरह आपको मिलती है। ये एक हो गया, राइट। दूसरा हो गया कि डिविडेंड मिलता है। मैं अगर स्टॉक मार्केट में काफी सालों से इन्वेस्टमेंट करता हूं या करने की सोच रहा हूं मेरे रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे कुछ सारे स्टॉक्स होते हैं जिसमें हमको डिविडेंड मिलता है और वो डिविडेंड रेगुलर होता है। वैसे देखने जाए तो उसका नेचर जो होता है वो रेगुलर होता है, तो एक डिविडेंड से भी आप एक रेगुलर इनकम खड़ी कर सकते हैं। फिर होते हैं अगेन पॉपुलर बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट। ऐसे बॉन्ड्स में आप डाल सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में डाल सकते हैं, राइट, और फिक्स डिपॉजिट्स में डाल सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है और उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। एक काफी सालों से एक प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर कर बैलेंस फंड हो गए, डेट फंड हो गए, राइट, या इक्विटी फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया और फिर जब मैं रिटायर होता हूं तो मैंने मेरे रिटायरमेंट एज पे मैंने डेट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दिया और वहां से मैं रेगुलरली सिस्टमैटिक विड्रॉवल SWP प्लान को लेकर मैं मेरे इनकम में इजाफा कर सकता हूं। और एक चीज लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त कि मैं कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दूं जहां से रेंटल इनकम आ जाए, तो वो भी एक रेगुलर इनकम सोर्स का जरिया बन सकता है एज फार एज रेगुलर इनकम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। ओके, सो 5 बातें विरल ने बताई हैं।
इन 5 पॉइंट में से आपको जिस पर ज़्यादा डिटेल जानना है भेजिए हमारे पास लाइव। एक रिकैप मैं कर देती हूँ वीरल, अगर मैं कुछ मिस करूँ तो आप बताइएगा। सबसे पहले एन्युटी प्लान्स की बात की है कि आप एन्युटी प्लान में निवेश कर सकते हैं जो आपको रेगुलर इनकम दे सकती है। इसमें यही सिस्टम होता है कि आप निवेश करते हैं और रिटायरमेंट के बाद कुछ छोटी छोटी किस्त आपको जो है मिल सकती है। सेकेंड पॉइंट आपको बताया कि आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, आप स्टॉक्स, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये ध्यान होगा कि जब आप रिटायरमेंट के गोल तक पहुंचेंगे तो आपको इक्विटी से डेट में शिफ्ट होना चाहिए और म्यूचुअल फंड के जरिए आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको एन्युटी प्लान्स में पेंशन मिलेगी वैसे इसमें आप SWP के जरिए पैसे ले सकते हैं। यही 5 पॉइंट्स थे, राइट वीरल? और एक चीज एनपीएस जो काफी 10-15 सालों से गवर्नमेंट का एक कंट्रीब्यूशन वाला एक प्रोडक्ट बन चुका है, जहां पे आपको एक डिफाइन कर सकते हैं जिसमें भी एन्युटीज मिलता है, पेंशन मिलता है कि आपको मंथली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ईयरली चाहिए, उसमें भी आप एनपीएस से भी रेगुलर विड्रॉल्स लेकर आप आपका पेंशन ले सकते हो। ओके, तो हमने अब 6 निवेश बता दिए आपको। इनमें जिस पे भी आपको ज्यादा डिटेल जानी है वो भेजिए। वीरल, रिटायरमेंट की सबसे बड़ी गलती जिसके लिए आप लोगों को कहेंगे कि ये बिल्कुल नहीं करना, ये अलर्ट आप देना चाहेंगे? मैं एक नहीं कहूंगा, मुझे आप 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं 5 से 6 ऐसी बातें हैं जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं और हमेशा याद रखने के लिए कहता हूं एज फार एज रिटायरमेंट प्लानिंग इज कंसर्न। पहले तो दूर का सोचना शुरू करिए। आप अगर 25 साल से आपकी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, 30 साल से कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं लंबे अवधि तक जी सकता हूं, लंबे अवधि तक मुझे प्लानिंग करनी है, लंबे अवधि तक मुझे निवेश करना है। ये जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर करना शुरू करिए, राइट? फिर इन्फ्लेशन बिटिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, निवेश करता हूँ, तो एटलीस्ट मेरा जो इन्फ्लेशन है, जो मेरा देश का इन्फ्लेशन है, जो मैं खर्चे करता हूँ, वो इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखिए। सारा पैसा एक जगह पे कभी ना डालिए, आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करिए और फिर प्लानिंग करिए कि कैसे मुझे कहां से कितना अच्छी तरीके से रिटर्न मिल सकता है, राइट? और मेरा जो डेट है, अगर मैंने कुछ लोन लेकर रखी है, तो मेरे जो मैं 45 इयर्स या 50 इयर्स के आसपास जब मैं पहुंचता हूं, तो मेरे सारे डेट, जो मेरे जो लायबिलिटीज है वो खत्म होनी चाहिए। तो मैं ज्यादा अच्छी तरह मेरे रिटायरमेंट की तरफ, प्लानिंग की तरफ, पोस्ट रिटायरमेंट, प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा। राहुल जी पूछ रहे हैं कि रियल एस्टेट में अगर खरीदा जाए और रेंटल यील्ड के जरिए कमाई हो जाए करें तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वर्सेस ऑल अदर ऑप्शंस? इफ अ पर्सन हैव 100 rupees कैपेसिटी देन 80% विल बी इन वन एसेट ओनली, सो शुड वी बाय No. buy rental home later, buy or rent a home? I guess ये पूछ रहे रेंटल यील्ड के जरिए हम कमाई कर सकते हैं, क्या वो सही आइडिया है? डेफिनेटली ये हमने शुरू में ही लिया कि एक वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है कि मैं मेरे रेंटल यील्ड को, मेरा रेगुलर कैश फ्लो, तो मेरा इनफ्लो है, वो मैं देख सकता हूं, सोच सकता हूं। बट मेरा 80% हिस्सा अगर मैं रियल एस्टेट में डालकर मैं रेगुलर इनकम का सोचता हूं, तो बहुत ही खराब सोच है ये नहीं होनी चाहिए। क्या खराब सोचा? सॉरी, आई जस्ट मिस्ड यू, मैं क्वेश्चंस देख रही थी, क्या बोल मैं रहे ये हैं? कह रहा हूं कि ये सोच होना कि 80% मैं मेरे रियल एस्टेट में डालकर रेगुलर इनकम 80% केवल अगर आप रियल एस्टेट में डालने की सोच रहे हैं तो मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 10 से 20% का हिस्सा मैं मेरे रियल एस्टेट में एक बार सोच सकता हूं, क्योंकि जो फैक्टर्स हमने सोचे ना प्रियंका, कि लिक्विडिटी, मेरे को रियल एस्टेट से लिक्विडिटी जब चाहे तब नहीं मिल सकती है। मान के चलो ये कोविड जैसा टाइम वापस आ गया तो मैं 2 या 3 साल तक मैं उसको बेच भी नहीं पाऊंगा, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एज वेल। तो वर्स्ट में ये रियल एस्टेट जो वाला जो प्रोडक्ट है ना वो नहीं बनता है। हाँ, मेरे पास ऐसा बहुत बड़ा कॉर्पस है और उसमें से कुछ परसेंटेज यानी 5 to 10% मैं अगर कर सकता हूं, मैनेज कर पाऊंगा मेरे रियल एस्टेट कॉर्पस के लिए, क्योंकि उसके रेंटल यील्ड भी जो है ना, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंटल यील्ड में और कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंटल यील्ड में भी फर्क होता है, तो वो भी समझना जरूरत है। और एक एप्रिसिएशन, वो जो प्रॉपर्टी है वो मुझे कितना एप्रिशिएट करके देगी और उसमें फिर मुझे टैक्सेशन भी देना पड़ेगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो वो सब चीज सोचने के बाद जो रियल एस्टेट एज एन
फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट करना वो थोड़ा सा मैं ना कहता हूँ लोगों को, बट हाँ अगर आपको विन विन प्रोपोजिशन मिलता है, आप सारी चीजें को समझ सकते हैं, आपका जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो लिक्विडिटी एस्पेक्ट्स है, वो सब कुछ समझने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे प्लानिंग में बैठ रहा है तो डेफिनेटली करिए, बट अदरवाइज ये आइडिया जो है वो इतना सही नहीं है। ओके सो राहुल, ठीक है, ये अच्छा आइडिया है, पहले भी वीरल ने इसे सजेस्ट किया था, पर 80% अगर आप सोच रहे हैं ना, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। ये गलती मत कीजिएगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये रूल जो है यहाँ पे। ओके सो अभी भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, एक क्विक राउंड कर लें वीरल और फिर हम शो क्लोज करेंगे। आई एम रियली सॉरी मैं जिनके सवाल नहीं शामिल कर पाई हूँ, लेकिन कुछ सवाल जो है मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी हैं और हमें उस पर थोड़ा सा बात करना चाहिए। जैसे सम्राट जी का सवाल है, उनकी उम्र बहुत कम है, 26 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, 50,000 रुपये ये NPS में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्हें और कहाँ प्लान करना चाहिए? और मुझे लगता है सम्राट की मैं इसलिए मदद करना चाहती हूँ दैट ही सो यंग, NPS में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, और at 26-year-old man, where should he invest, वीरल? एक क्विक सम्राट को एक आंसर दे दीजिए। 26 के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर तरीका है। हमने थोड़ी देर पहले भी बात की, आप म्यूचुअल फंड 3-4 फंड कैटेगरी जैसे लार्ज एंड मिड कैप। ओके वीरल, आई वांट टू स्टॉप यू। सम्राट ने मैं बताया कि वो म्यूचुअल फंड में सिप कर रहे हैं 2 साल से, बट मुझे अभी भी नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। मैं PPF में भी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं वेदांता के शेयर में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके सो इन्होंने काफ़ी जगह किया हुआ है। सो NPS है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है, PPF है। उनका माइंडसेट जितना मैं समझ सकता हूँ वो है काफी एग्रेसिव इन्वेस्टर का। उनकी उम्र भी है 26 साल, तो डेफिनेटली वो रिस्क ले सकते हैं। पहले आपके जो भी प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग के अलावा और जो भी बाकी फुल प्लानिंग है, कुछ और चीजों के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हर प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो आपने किया है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं आपके गोल के मुताबिक, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इक्विटी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो डेफिनेटली रिटायरमेंट के टाइम वो ज्यादा काम आएगा, ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग टीम में जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है उसमें और कोई जगह पे नहीं हो सकती। ओके फाइन सम्राट, आप तो एक बहुत अच्छा, आप निवेश अलग अलग जगह कर रहे हैं, तो वो तो आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि वीरल कह रहे थे केवल एक जगह नहीं कीजिए। तो और अभी आपने कहा कि अभी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, देखिए बाजार में तो ये अप एंड डाउन और ये नेगेटिव रिटर्न का होता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ना तो ये इवन आउट हो जाता है लंबी अवधि में। सो वेरी गुड पोर्टफोलियो। बीरेन जी मैं माफ़ी मांगूंगी, अगली बार हम आपका सवाल लेंगे। आज हम अपने शो को यही रैप अप करते हैं, 1 घंटे का समय रहता है मेरे पास। बट थैंक यू सो मच राहुल, बीरेन जी, सम्राट जी, चिंपू जी जुड़े हुए थे जिन्होंने NPS और म्यूचुअल फंड के बारे में हमसे पूछा है, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बीच में भी बात की है। वीरल, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। बाय बाय। सो हेलो मनी 9 में मैं आपसे यही इजाज़त लेती हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आज आप इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा लगा। आई होप हम आपकी कुछ मदद कर पा रहे हो, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है EPS पे बहुत सवाल आ रहे थे तो उसको हम थोड़ा सा आपके लिए डिकोड करेंगे। पर आज के लिए धन्यवाद, और आपको बता दें कि आप अपने सवाल जो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे इस तरह के लाइव टेलीकास्ट में नीचे अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं। सवाल को डिटेल में लिखिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने अभी आ गया है 93112187 पर ईमेल आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी आप कर सकते हैं हमें money9query@tv9.com पर। और ये रहा डिटेल्स की, आप अपनी डिटेल्स भी अगर हमें भेजेंगे ना, तो अगर हमें सवाल में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम आपसे तुरंत कांटेक्ट कर पाएंगे। प्लीज़ लेकिन अपने डिटेल यहाँ यूट्यूब में नीचे अपना फ़ोन नंबर नहीं डालिएगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। और ये पूरी लिस्ट पूरे हफ्ते हम किस दिन किस टॉपिक पर बात करते हैं, तो फ्राइडे यानी कि कल शुक्रवार को विपुल सिंह, आपको अगर शेयरों पर सलाह चाहिए तो मेरे सहयोगी विपुल लेकर आते हैं हेलो मनी 9 शुक्रवार, और सोमवार को हम जहां बात करते हैं शेयरों पर। मंगलवार का दिन हमने बीमा के लिए डेडिकेट किया है, लेकिन अगर आप किसी और टॉपिक पर भी हमारे एक्सपर्ट से इस तरह से बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी पिक कर सकते हैं। बुधवार म्यूचुअल फंड पर बात होती है, और थर्सडे यानी आज का दिन जैसे मैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक है वो लेकर के आती हूँ आपके साथ।